Now the next article that we are going to deal is related to Indian economy. एक इंडियन इकोनॉमी का कोर टॉपिक है. क्वाइट ऑफन हर 2 या 3 महीने में इससे रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलती रहती है और ये बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड है. नाउ अब इस टॉपिक को डील करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है. इंडियन इकोनॉमी के जो नेचर ऑफ द क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं वो कैसे है. एज यू नो कि ये डाटा जो है हर 2-3 महीने में रेगुलरली इन्फ्लेशन से रिलेटेड, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ डाटा जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है देती रहती है. तो इसका जो फैक्चुअल डाटा है वो हमारे एग्जाम के लिए क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट नहीं. ऐसे क्वेश्चंस क्वाइट रेयर ही पूछे जाते हैं यूपीएससी में. नॉर्मल एग्जाम जो बैंकिंग से रिलेटेड उससे जो है उस एग्जाम के टाइम पीरियड की ड्यूरेशन जो मॉनेटरी पॉलिसीज रही है, रेपो रेट रहा है, वो पूछा जाता है. तो हमें जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो है इसका एप्लीकेटिव पार्ट देखना है कि एग्जाम में जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि अगर रेपो रेट का इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो वो इन टर्न इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करता है बियॉन्ड. क्योंकि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड न्यूज़ है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है बियॉन्ड. यहाँ पे एक कमेटी का डिस्कशन किया गया है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. तो ये देखेंगे कि आखिर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग मेंबर कौन कौन से हैं, ये बॉडी कब स्टैब्लिश की गई थी, ये बॉडी स्टैट्यूटरी है या कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में देखेंगे. बियॉन्ड देखेंगे कि आखिर ये रेपो रेट क्या है जो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, रेपो रेट क्या है. एंड जो इन्फ्लेशन की यहाँ पे बात की गई है, महंगाई की बात की गई है, फूड इन्फ्लेशन से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस किया गया और यहाँ सीपीआई से रिलेटेड एक डाटा दिया गया है. तो हम ये देखेंगे कि आखिर ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, इसको कौन पब्लिश करता है और ये कैसे मेजर होता है. तो एग्जाम सेंट्रिक वे में हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है. उससे पहले हम जो न्यूज़ रिलेटेड डेवलपमेंट इस आर्टिकल से है वो देख लेते हैं और ये देखते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों रहा है. न्यूज़ में इसलिए रहा है कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने ऑफर रीसेंट जो है रेपो रेट को जो है अनचेंज रखा है और वो रेपो रेट है कितना 6.5% और ये पिछले 6 बार से जो कंटिन्यूअस अनचेंज रखा गया है 6 कॉन्सिक्यूटिव हेल्ड है. यानी कि जो रेपो रेट है अराउंड 6.5% है. राइट. तो अगर आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं तो ये डाटा आपके लिए हो सकता है इंपॉर्टेंट. अगर 1-2 महीने में एग्जाम होने वाला हो बियॉन्ड देखेंगे कि आखिर ये रेपो रेट जब अनचेंज रखा है तो इस पे इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है और इसी प्रोजेक्शंस क्यों रखी गई है. एंड बियॉन्ड लेटर हम देखेंगे कि आखिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है. उससे पहले जो की पॉइंट्स हैं, ये ऐसा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अनचेंज रखा है रेपो रेट को, उसके बियॉन्ड जो है ग्रोथ और इन्फ्लेशन का कुछ प्रोजेक्शन दिया है, इसके पीछे रीज़न दिया है कि क्यों हमने अनचेंज रखा है. मॉनेटरी जो आरबीआई का कहना है कि जो आने वाले ईयर है फाइनेंशियल ईयर 2025 उसमें हमारी जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो अराउंड 7% होने वाली है. रियल जीडीपी ग्रोथ एज आई प्रीवियसली डिस्कस कि इसमें जो इन्फ्लेशन का फैक्टर है वो हटा दिया जाता है. एक बेस ईयर से कंपेरिजन होता है किसी कमोडिटी के प्राइस की राइज एंड फॉल का. तो जो कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ है, जो ट्रू इकोनॉमिक हेल्थ है या ट्रू इकोनॉमिक मेजर है, वो रियल जीडीपी ग्रोथ से क्वाइट रिफ्लेक्ट होता है. बियॉन्ड ऐसा भी प्रेडिक्ट किया गया है कि ईयर 2025 में इन्फ्लेशन, महंगाई जो है कंट्रोल में रहेगी और महंगाई सीपीआई जो है अराउंड 4.5% के अराउंड जो है इन्फ्लेशन रहने वाला है. तो क्वाइट कंट्रोल लेवल में डाटा रिफ्लेक्ट करता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा. सीपीआई एक इकोनॉमिक एक इन्फ्लेशन का इंडिकेटर है, क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट डाटा हो जाता है गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग के लिए कि आखिर पब्लिक में इन्फ्लेशन कितना चल रहा है. तो उस बिहाफ पे सीपीआई जो 4.5% रखा गया है. और ये पॉलिसी रैशनल यानी कि जो डाटा जो रेट अनचेंज रखा गया उसके पीछे जस्टिफिकेशन दिया गया है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में एक डायनेमिक्स मेंटेन रहे, एक बैलेंस मेंटेन रहे. इसीलिए इसका रखा गया है कि ग्रोथ भी कंट्री की होती रहे और साथ ही साथ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होता रहे. एज यू नो कि एक टाइट रोप पे जो वॉकिंग जैसी सिचुएशन होती है अगर किसी की मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी को चलाना है कि कंट्री की ग्रोथ भी हो और महंगाई भी कंट्रोल में रहे. राइट. इतना ही पैसा हम दें कि एक नो रिक्विजिट अमाउंट ऑफ ग्रोथ भी हो और महंगाई उससे कुछ लेवल के बियॉन्ड ना हो. तो ये डायनेमिक्स मेंटेन करने के लिए जो इसके पीछे रैशनल है बियॉन्ड जो प्रीवियस में गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज ली थी उसका जो बेनिफिट अभी चल रहा है कि उसकी वजह से जो है ये इन्फ्लेशन कंट्रोल है, ग्रोथ जो है बेटर है. और ये इसका रैशनल जो है यहाँ वोटिंग पैटर्न दिया गया कि डिसीजन लिया कैसे गया. एक वोटिंग पैटर्न में कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज के मेंबर्स थे उन्होंने 5:1 के रेशियो में जिस डिसीजन को लिया है, यानी कि 5 लोग इससे सहमत थे कि इतना रेट होना चाहिए और एक जो मेंबर थे उनका कहना था कि रेट को थोड़ा कम किया जाए. तो वोटिंग पैटर्न 5:1 है. ये देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जब डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये वोटिंग पैटर्न क्यों रखा गया है. बियॉन्ड एज
कि इसका रेपो रेट का जो चेंज रखने का जो इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या है, जो बोरोवर्स हैं, जो हम एज एन इंडिविजुअल जब बैंक से पैसा हम लोन पे लेते हैं तो हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब रेट चेंज नहीं हुआ तो हमारी ईएमआईज भी जो हमने हाउसिंग के लिए लिए हैं, कार के लिए जो लोन लिए हैं, उसके लिए ईएमआई भी चेंज नहीं होगी, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ ईएमआई जो है हमें देनी होगी। तो एक इकोनॉमिक टर्मोइल ले रहेगा, एक प्रेडिक्टेबल सिचुएशन, उसी बिहाफ पे ये सारी जो न्यूज़ रिलेटेड डेवलपमेंट है। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि आखिर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, रेपो रेट क्या है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, एंड रियल जीडीपी जो यहाँ पे 7% दिखाई गई कि अगले साल में होगी, वो क्या है। उससे पहले हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इन्फ्लेशन को समझने से पहले जो इंडियन इकोनॉमी जो है हमारी, वो कुछ पिलर्स पे बेस्ड है। और पिलर्स क्या है कि हमारी कंट्री की फिजिकल पॉलिसी कैसी है, यानी कि जो पैसा रेज किया जा रहा है किसी चीज़ को रन कराने के लिए, राइट, टैक्सेस के फॉर्म में, नॉन टैक्सेस या कहीं से हम एडवांसेस ले रहे हैं, राइट, और वो इनकम के साथ साथ जो, यानी कि रिसीट्स के साथ साथ जो है इस पैसे को कहाँ हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, वो हमारी जो है फिजिकल पॉलिसी में डिटरमिन होती है। और ये फिजिकल पॉलिसी लार्जली जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के एम्बिट में होती है, यानी कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल क्वाइट इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट हो जाता है। बियॉन्ड दैट जो मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल, जो पैसा अवेलेबल है, वो कैसे डिटरमिन होता है, वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन किसके एम्बिट में आती है, ये आती है आरबीआई के एम्बिट में। यानी कि जो फिजिकल पॉलिसी के एम्बिट में पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ पे खर्च होगा, वो फिजिकल पॉलिसी के थ्रू आती है, जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी इम्पैक्ट होती है। और ये लार्जली हमारी कंट्री की ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है कि कहाँ से पैसा आएगा और कितना एक्सपेंडिचर होगा, उसके बिहाफ पे कंट्री की ग्रोथ इम्पैक्ट होती है। लेकिन ये ग्रोथ एक स्टेज तक ही सही है, इतना ही पैसा मार्केट में दिया जाए कि लोगों का कंजम्पशन बिहेवियर जो कंट्रोल में रहे, और जो लिक्विडिटी मार्केट में है वो इन्फ्लेशन इतना ना बढ़ाए। और ये लिक्विडिटी कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि फिजिकल पॉलिसी में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का रोल है और यहाँ पे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल है। अब कन्वेंशनली जो है गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में आपने देखा होगा कि डिस्प्यूट चल रहा था कुछ सालों पहले कि वहाँ जो गवर्नमेंट है आरबीआई के गवर्नर को ब्लेम करती थी कि ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो है मॉनेटरी पॉलिसी को लूजन अप नहीं कर रहा है, मार्केट में इतना लिक्विडिटी नहीं बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की ग्रोथ जो है रुक रही है। तो वो रीज़न क्या था कि जो पहले मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि जो भी रेपो रेट होता था वो इंडिविजुअली जो है आरबीआई का जो गवर्नर होते थे वो डिटरमिन करते थे। यानी कि जो अप्रोच था टोटली सेंट्रलाइज था, एक इंडिविजुअल ही हमारी इकोनॉमिक रेपो रेट या इन्फ्लेशन को जो डिटरमिन करता था, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी उसी के थ्रू जो है डिटरमिन की जाती थी। तो पहले जो था जो मॉनेटरी पॉलिसी से सेंट्रलाइज इन अप्रोच है, कम लोगों से उसकी डिबेट एंड डिस्कशन होता था। तो इस चीज़ को जो है ख़त्म करने के लिए, जो कन्फ्यूजन था, ये जो कन्फ्लिक्ट था ख़त्म करने के लिए, उसके बाद जो है 2016 में जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो है एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो एस्टैब्लिशमेंट किया गया है कि मोर पॉलिसी कोहिजन हो, मोर कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड आरबीआई, उसके लिए इस पॉलिटी का जो है, इस कमेटी का जो एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। तो ये जो है इन द ईयर 2016 में ये बॉडी इस्टेब्लिश की गई थी। और इस्टेब्लिश की गई थी तो ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये बॉडी जो है आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके बनाई गई थी। यानी कि ये बॉडी जो है सिंस एक लॉ को अमेंड करके बनाई गई तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 45ZB। तो ये फैक्चुअल डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना रिटेन रखना है कि स्टैट्यूटरी बॉडी इन द ईयर 2016 में इस्टेब्लिश की गई थी। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में एज द इमेज शो 6 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स आर देयर इन दिस कमिटी। इससे पहले हमने वोटिंग पैटर्न भी दिखाया गया था कि रेपो रेट का जो वोटिंग की गई थी इसमें 5 मेंबर ने सेम उस पर रखा, सेम रेपो रेट को रखने की बात की थी। तो 6 मेंबर्स इन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैं, जिसमें 3 मेंबर जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आते हैं, जिसमें एक आपके जो है गवर्नर होंगे, और 3 मेंबर्स जो हैं गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। यानी कि आरबीआई के मेंबर्स अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट के मेंबर्स 3-3 इक्वल प्रोपोर्शन में। तो एक पॉलिसी कोऑर्डिनेशन होगा, दोनों के बीच में सहमति होगी, तो जो कन्फ्लिक्ट है वो खत्म होगा। बियॉन्ड पहले हमने देखा था कि आरबीआई का जो सेंट्रल जो गवर्नर है वही इस चीज़ को डिसीजन को लेता था, लेकिन अब 6 मेंबर जो वोटिंग के पैटर्न पे इस डिसीजन को लेते हैं, तो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, राइट। तो मोर
डिसेंट्रलाइज अप्रोच इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू जो है अचीव की जा सकती है। और इसका पर्पस क्या है? थ्रू मॉनेटरी पॉलिसीज जो है इन्फ्लेशन की टारगेटिंग रखना। और इन्फ्लेशन की टारगेटिंग कितनी रखी जाती है? एक सूटेबल माना जाता है 4+-2%, यानी कि मैक्सिमम महंगाई जो 6% तक रहे और मिनिमम अराउंड 2% तक रहे। ये जो है इन्फ्लेशन की टारगेटिंग जो है इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो ज़रूरत होता है। इस कमेटी को फंक्शन करने के लिए मिनिमम कोरम जो 4 मेंबर्स होने चाहिए, तभी ये कमेटी जो है फंक्शन करती है। और ये साल में मिनिमम भी जो है एटलीस्ट 4 बार ये कमेटी जो है मीट करती है, मिलती है, राइट। तो कोरम इस कमेटी का 6 में से 4 मेंबर होने चाहिए और साल में 4 बार इनका मिलना ज़रूरी है। और ये वोटिंग पैटर्न पे यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है। और इन केस ऑफ टाई, अगर टाई की सिचुएशन हो जाती है तो जो गवर्नर है, जो आरबीआई का गवर्नर है, वो सेकेंडरी वोटिंग देता है। तो ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन पुटअप किया गया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन देयर कैन बी आस्क्ड इन स्टेट पीसीएस के कितने मेंबर हैं इसमें, स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये सारे ऐसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ सकती है। तो एज यू नो कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो रेपो रेट को अराउंड 6.5% रखा है, अनचेंज रखा है 6 बार के उसमें हो। तो देखते हैं कि आखिर ये कमेटी, तो हमने समझ ली क्या कि आखिर ये कमेटी है क्या, लेकिन ये रेपो रेट क्या होता है, इससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी कैसे इम्पैक्ट होती है, वो हम देखते हैं कि आखिर लिक्विडिटी बेस कैसे इम्पैक्ट होता है। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि रेपो रेट अगर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रहा है तो उससे कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी या इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन घटेगा। ऐसे 3-4 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, उसको समझने की ज़रूरत है। नाउ ऐसे ही नो कि एक इंडिविजुअल आप हैं, पहले हम रेपो रेट को समझते हैं कि रेपो रेट क्या है। रेपो रेट को समझने के लिए कुछ बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि हम एज एन इंडिविजुअल पब्लिक हैं, जो भी हमें पैसे की ज़रूरत है, घर खरीदना है, कार खरीदना है, राइट, वी रिक्वायर्ड मनी। तो वो मनी आएगा कहाँ से? वो मनी हम लेंगे बैंक से, राइट। बैंक से वो मनी लेंगे और मनी किस फॉर्म में लेंगे? लोन के फॉर्म में लेंगे। अब हम एज एन इंडिविजुअल बैंक से लोन ले रहे हैं तो लोन एट सर्टेन परसेंटेज ऑफ मनी लेंगे। घर का लोन रहे तो अराउंड 10%, 12% ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक जो है हमसे चार्ज करता है, राइट। तो ये एक तो अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा? बैंक भी तो कहीं से पैसा लेगा, खुद तो प्रिंट नहीं करेगा। तो जो हमारी सेंट्रल बैंक है आरबीआई, वो करेंसी प्रिंट करती है और वो करेंसी जो है बैंक्स को देती है। और बैंक जो आरबीआई से कैसे पैसा विड्रॉ करते हैं? वो थ्रू दिस चैनल कॉल्ड रेपो रेट। और भी कई सारे चैनल्स हैं, लेकिन अभी हम रेपो रेट पे फोकस करते हैं। इसको रीपर्चेज रेट बोलते हैं। बैंक जो है आरबीआई से पैसा लेती है और आरबीआई जो है इन बैंक्स को एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पैसा देती है। और अभी हमने देखा कि रेपो रेट 6.5% रखा गया है, यानी कि 6.5% की रेट के बिहाफ पे आरबीआई जो है इन बैंक्स को लोन देती है। और ये बैंक्स अब कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसे एन एग्रीमेंट जो है इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखते हैं, राइट। तो ये हमने देख लिया कि बैंक्स के पास जो पैसा कहाँ से आते हैं, वो आरबीआई से लेके आती है। एक शॉर्ट टर्म मनी रेजिंग इंस्ट्रूमेंट है रेपो रेट, जिसके बिहाफ पे बैंक्स को पैसा मिलता है। नाउ ये रेट जो है राइट, ये रेट जो है, इसका जो रेट का क्वांटम है, यानी कि जो भी वैल्यू है, उसके बिहाफ पे कंट्री की लिक्विडिटी डिटरमिन होती है। और इस टूल को यूज करके महंगाई को कंट्रोल किया जाता है, ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है इन द मार्केट। क्यों? अब आरबीआई के पास 6.5% के रेट पे जो बैंक को लोन दे रही है और बैंक हमें एक सर्टेन रेट जो है लोन दे रहा है। अब आरबीआई अगर इन केस आप समझो कि इस रेपो रेट को बढ़ा के 7% कर दे, राइट, तो बैंक के लिए जो है कॉस्टलियर हो जाएगा। एट हायर रेट आरबीआई से पैसा विड्रॉ कर रही है तो वो क्या करेगी? अपनी जेब से तो पैसा निकालेगी नहीं, वो इन टर्न आपका जो लोन का रेट है वो बढ़ा देगी। अभी मान लो 10% दे रही है, तो आगे जो है अगर यहाँ पे रेपो रेट बढ़ा तो 14% हो जाएगा। और यहाँ पे अगर रेट इंक्रीज हो रहा है एट एन इंडिविजुअल के लिए, तो आप क्या होंगे? रिलेक्टेंट होंगे कि रहने तो यार, अभी तो लोन का रेट काफी महंगा है, बाद में ले लेंगे। तो जब बाद में आप लेंगे, अपनी परचेजिंग को डिले कर देंगे, तो उससे क्या होगा? जो मार्केट में डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन, एज यू नो, कि महंगाई जो है सप्लाई डिमांड के उस पे कर्व पे चलती है। किसी चीज की सप्लाई अगर उसके डिमांड के इक्वलेंट हो तो एक स्मूथन इकोनॉमी चलती है। और अगर सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो, राइट, डिमांड ज्यादा हो किसी चीज की और सप्लाई कम हो, तो उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, राइट। तो डिमांड को कम करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल बैंक जो है, अपना रेपो रेट बढ़ा देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देती है, जिससे बैंक रिलेक्टेंट होते हैं और बैंक भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इन टर्न जो है इंडिविजुअल्स पे बढ़ा देते हैं। तो आप क्या होते हैं? हट जाते हैं, यानी कि डिमांड जो है कर्टेल होगी। और डिमांड जब कूल डाउन होगा तो सप्लाई और डिमांड का जो मिसमैच है वो सीधा हो जाएगा, यानी कि सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। तो मार्केट में जो है इन्फ्लेशन जो है कम हो जाएगा। तो इस बिहाफ पे जो है रेपो रेट की यूटिलाइजेशन के थ्रू जो लिक्विडिटी डिटरमिन होती है, और लिक्विडिटी इन टर्न
इन्फ्लेशन एज वेल एज ग्रोथ को जो है इम्पैक्ट करती है। तो यहाँ यू कैन सी कि टर्म यूज किया गया था कि रेपो रेट गवर्नमेंट जो अनचेंज रखा है, जिसकी वजह से जो बोरोवर्स है उन पे जो ईएमआई का बर्डन अनअफेक्टेड है। तो अभी आपने देखा कि रेपो रेट ऐसा टूल कैसे लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करता है, रेपो रेट क्या होता है, इसको कौन डिटरमिन करता है और रेपो रेट की डेफिनेशन क्या है, ये हमने देख लिया। बियॉन्ड दैट एक टर्म यहाँ पे यूज किया गया है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की सीपीआई अराउंड 4.5% समथिंग डाटा यहाँ पे दिया गया था कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन द ईयर 2025 जो है 4.5% रहने वाली है। अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक इंडिकेटर है रिगार्डिंग द कमोडिटी, जो भी बास्केट ऑफ कमोडिटीज हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उनके प्राइस के ट्रेंड को, कि उसका प्राइस घटा है या बढ़ा है, वो सीपीआई के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि जो डाटा कलेक्ट किया जाता है, डाटा किन चीज़ों का, जो भी आइटम जो हम कंज्यूम करते हैं उनको जो एक सेट ऑफ बास्केट में रखा गया है। जैसे हम क्या फूड कंज्यूम कर रहे हैं, फ्यूल का कंजम्पशन कितना है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कितना है, वो जो है सीपीआई के बास्केट में आते हैं और उस पर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, राइट। और इस जो भी कमोडिटीज पे जो हम इनकम स्पेंड कर रहे हैं वो जो है कितना कर रहे हैं, पहले कितना कर रहे थे, अगर 10 रुपया कर रहे हैं अभी 12 रुपया उस पर कर रहे हैं तो 2 रुपये का इंक्रीज हो रहा है। तो सीपीआई जो है ऐसे इंडिकेटर यूज होता है इन्फ्लेशन के लिए। और ये मेजर कैसे किया जाता है, ये सिंपली मेजर किया जाता है कॉस्ट ऑफ द मार्केट बास्केट इन ईयर। जो एक कमोडिटी है एक बास्केट में, उनको हम ऐसे वो रखते हैं, ऐसे क्लासिफाई करते हैं, उनका कॉस्ट एट एन ईयर कितना रहा है और बेस ईयर में, यानी कि किसी एक कंपेरेबल ईयर रखा जाता है। जैसे 2011-12 में जो अगर हम सेब खरीद रहे थे तो उस सेब का दाम एट उस बेस ईयर में कितना था और एट अ टाइम इस करंट ईयर में उस सेब का प्राइस कितना है, उसको इनटू जब 100 रखते हैं तो उससे हमें जो है इन्फ्लेशन का पता चलता है कि आखिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उस कमोडिटी या उस बास्केट ऑफ कमोडिटीज का क्या है। इस सीपीआई की डाटा को प्रोड्यूस करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो ऑलरेडी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसके सीपीआई के प्रोडक्शन के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये डाटा क्वाइट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गवर्नमेंट इसके बिहाफ पे अपनी जो पॉलिसीज़ को रन कराती है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ कैसी होगी, मार्केट में कितनी लिक्विडिटी होगी, ये ऐसे डाटा को यूज़ करके रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। रियल जीडीपी का मैंने बता दिया था कि इन्फ्लेशन के फैक्टर को विद आउट करके जो है रियल जीडीपी का डाटा आपको दिया जाता है, जिससे आपकी कंट्री की रियल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है रिफ्लेक्ट होती है। तो ऐसा फॉर्मूला जो रियल जीडीपी का ग्रोथ का फॉर्मूला है वो आपकी नॉमिनल जीडीपी को जो डिफ्लेटर है, जो चेंज इन प्राइसेस ऑफ गुड है, ऐसा बेस रखा जाता है, उससे डिवाइड करके आप जो है रियल जीडीपी ग्रोथ को जो है डिटरमिन कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल वी हैव डिस्कस की व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, इसके मेंबर्स कौन है, स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, रेपो रेट क्या है, ये रेपो रेट कैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, महंगाई कैसे कंट्रोल होती है इस रेपो रेट एज अ टूल के थ्रू, एंड बियॉन्ड दैट सीपीआई क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इस आर्टिकल में दी। तो इस बे पे प्रीसियस प्रीलिम्स में कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू रेपो रेट आ सकते हैं, या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, या टेक्निकल टर्म जो भी इकोनॉमिक टेक्निकल टर्म जैसे रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ऐसे टर्म्स का यूज़ जो है एग्जाम में किया जा सकता है और उस पर बेस्ड ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग आपको होना क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट है।